कुछ अलग क्वेश्चन है तो बताओ। चलो फटाफट देखो। गुड इवनिंग एवरीवन। ध्यान समझना, ये शॉर्ट नोट्स काइंड ऑफ है कि अगर इतना एटलीस्ट हो गया तो एक एडजस्टमेंट हो सकता है इंटरनल एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले डायरेक्टर्स टॉपिक को यहाँ पे लिया गया है। डायरेक्टर्स टॉपिक में क्या क्या है समझ लो आराम से। सर डायरेक्टर्स टॉपिक में पहले तो डायरेक्टर्स का मिनिमम रिक्वायरमेंट जो तुम लोग को पता होगा, फटाफट देख लेना, याद हो जाएगा। सर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों में अलग अलग डायरेक्टर्स का रिक्वायरमेंट होते हैं क्या? द आंसर इज यस। ठीक है। अच्छा तुम्हारा क्वेश्चन क्या क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टैट्यूटरी, टाइप्स ऑफ कंपनी तो पढ़ा दिया था, याद करो। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट पढ़ा दिया गया है, नोट्स भी दे दिया गया है, क्या रे, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में, कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी, याद है ये सब पॉइंट। परपिचुअल सक्सीजन, है ना, जो फीचर्स है वही कैरेक्टरिस्टिक कंपनी है। उसका भी नोट्स दिया हुआ है तुमको, ये सुनो, देख लो, उसका भी नोट्स तुमको दिया हुआ है। तो ये हो गया। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स में आ जाओ फटाफट। अब डायरेक्टर समझाते हैं, सुनो। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, दो तरह से कंपनी हो गया ना, पब्लिक हो गया और प्राइवेट कंपनी हो गया। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टरशिप का बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 3 डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट होता है, मिनिमम यहाँ पे 2 होता है। ठीक है। पब्लिक कंपनी में ना मैक्सिमम 15, यहाँ पे भी 15 का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। ये है मिनिमम डायरेक्टर, ये है मैक्सिमम डायरेक्टर। तो फटाफट रिवाइज कर लो, याद हो जाएगा। ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, तो टाइप्स ऑफ डायरेक्टर के लिए ना अलग अलग डायरेक्टर्स है। जैसे शॉर्ट में बोलता जा रहा हूँ, लिखते जाओ। पहला होता है क्या? विमेन डायरेक्टर। इसको बंद करता हूँ मैं। पहला आता है विमेन डायरेक्टर, ठीक है, विमेन डायरेक्टर। ठीक है। विमेन डायरेक्टर का कुछ क्राइटेरिया है। सर क्या क्राइटेरिया है? मेरी बातों को ध्यान से समझना। विमेन डायरेक्टर में पहला बोलता है लिस्टेड कंपनी को कम से कम एक विमेन डायरेक्टर चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर पब्लिक कंपनी हुआ, अगर पब्लिक कंपनी हुआ तो पेड अप शेयर कैपिटल अगर किसी कंपनी का 100 करोड़ और मोर है, क्या बोल रहा हूँ मैं, पेड अप कैपिटल कितना है? 100 करोड़ और मोर, ठीक है। और अगर टर्नओवर, टर्नओवर 300 करोड़ और मोर है, समझा, तो भी एक वुमेन डायरेक्टर चाहिए। खत्म वुमेन डायरेक्टर। समझ में आ रहा है मेरा बात? जल्दी बोलो। फटाफट लिखते जाओ। विमेन डायरेक्टर शॉर्ट में पहला टाइप्स ऑफ डायरेक्टर में विमेन डायरेक्टर लिखवाया मैंने। दूसरा रेसिडेंट डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर बोलता है हर कंपनी में 1 रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, 1 रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। व्हाट इज रेसिडेंट डायरेक्टर सर? जो पिछले साल में ना, प्रीवियस ईयर्स में 182 डेज इंडिया में रहा हो, बस इतना लिख के आ जाओगे। 1 RD for every company is required to be appointed. What is the requirement, sir? In previous year, they must have resided in India for at least 182 days. तो सेंटेंस को फ्रेम कर लोगे आराम से, सेंटेंस को आराम से फ्रेम कर लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। 5 मार्क्स का, अब जैसे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर पूछा तो 5 मार्क्स का ही तुमको पूछेगा, तो बस शॉर्ट नोट्स में तुमको, शॉर्ट नोट्स में रेसिडेंट डायरेक्टर बोल के 5 मार्क्स का नहीं देगा। मतलब बेवकूफ़ होगा जो देगा, मतलब इन द सेंस कि आंसर बनता ही नहीं। रेसिडेंट डायरेक्टर मतलब एक ही लाइन है कि जो हर कंपनी को एक रेसिडेंट डायरेक्टर चाहिए, बस उसके कंपनी में एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो इंडिया में ही रहा हो पिछले साल 182 दिन। तो खत्म। हाँ तुम्हारा टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स है ना, ये 5 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन बन सकता है। तो टाइप्स में फटाफट क्या लिख दो? वुमेन डायरेक्टर्स, रेसिडेंट डायरेक्टर, ऐसे कर लिख दोगे। अब मैं वुमेन डायरेक्टर लिख के आगे बढ़ सकता था तुम, बट वुमेन डायरेक्टर्स का क्राइटेरिया क्या है वो भी लिख दिया तुम, ठीक है। रेसिडेंट डायरेक्टर क्राइटेरिया क्या वो भी लिख दिया। तो वैसे बस बन सकता है क्वेश्चन। नहीं तो सबसे पहले तुम ट्राई करना, पहले नाम लिख दो, जैसे वुमेन डायरेक्टर का नाम लिख दिया, रेसिडेंट डायरेक्टर का नाम लिख दिया, ऐसा। जैसे देखो ये नोट्स देखो मैं कैसे बनाया, बहुत सिंपल है बनाया 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो पहले इसका तुम्हारा आंसर देता हूँ।
टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स में विमेन डायरेक्टर हो गया, नंबर 2 रेसिडेंट डायरेक्टर हो गया, नंबर 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया। ठीक है, समझा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया तेरा टाइप्स ऑफ डायरेक्टर में। और बात करूं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। ठीक है, इसके बाद एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है, ईटीसी। तो ये डायरेक्टर्स हो गए। अब तुम्हारा जो क्वेश्चन है वुमेन डायरेक्टर 5 मार्क्स का पूछ सकता है क्या? मुझे लगता है नहीं पूछेगा, 2-3 मार्क्स का पूछ सकता है। रेसिडेंट डायरेक्टर 5 मार्क्स का नहीं पूछ सकता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 मार्क्स का पूछ सकता है, बिकॉज इसमें 3 क्राइटेरिया है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको बोलते हैं, इसका बहुत बड़ा क्राइटेरिया, 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। तो मुझे नहीं लगता इंटरनल एग्जाम पूछेगा। मेन एग्जाम के लिए हम लोग ये 20-25 दिन बचा हुआ है, उसमें हम लोग पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, स्मॉल शेयर डायरेक्टर ये पूछ सकता है, इसका ये 5 मार्क्स का अलग से पूछ सकता है, इसमें थोड़ा लंबा क्राइटेरिया है। एडिशनल डायरेक्टर भी 5 मार्क्स का पूछ सकता है, इसमें थोड़ा लंबा क्राइटेरिया है। इन तीनों में थोड़ा लंबा क्राइटेरिया, बाकी ऊपर के नहीं पूछेगा। तेरा क्वेश्चन के हिसाब से हमको लग रहा है टाइप्स ऑफ डायरेक्टर बस तुमको ये 5-6 नाम लिख के आ जाना है। अगर मौका मिले तो वुमेन डायरेक्टर को समझा दो, रेसिडेंट डायरेक्टर को समझा दो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बस बोल देना द डायरेक्टर विच इज नॉट बायस्ड, जो बायस नहीं होता है, जो अपना जजमेंट खुद लेता है, उसी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते हैं। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया है हु विल बी कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट। स्मॉल शेयर डायरेक्टर का भी क्राइटेरिया है कौन बन सकता है, एडिशनल डायरेक्टर का भी क्राइटेरिया है। तो ये सब चीज हो सकता है 5 मार्क्स का पूछे। अब जैसे ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, जो कि मुझे लगता है तुम तीनों सबका एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग कॉलेज का सबका एग्जाम बनेगा। राइट्स ऑफ डायरेक्टर समझ लो, मान लो छप गया है पेपर में। राइट टू पार्टिसिपेट इन बोर्ड मीटिंग। ठीक है, तो डायरेक्टर का राइट क्या है और डायरेक्टर का ड्यूटीज क्या है? तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो पूरा का पूरा श्योर है कि जितने भी कॉलेज में एग्जाम होने वाले ना, सब में ये क्वेश्चंस कॉमन मिलने वाला है तुमको। जितने भी कॉलेज में एग्जाम होने वाले हैं, सब में क्वेश्चन को कॉमन मिलने वाला है। समझ में आया? तो ये इसको पढ़ लो फटाफट। जैसे राइट टू पार्टिसिपेट इन बोर्ड मीटिंग, हर बोर्ड मेंबर्स का राइट है कि वो मीटिंग में आके मौजूद हो, पार्टिसिपेट करे, सुने और वोट करे अगर उसको लगता है वोट करना है तो। राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ मीटिंग, हर डायरेक्टर का हक होता है कि जब भी बोर्ड मीटिंग हो तो उसके पास नोटिस आए मीटिंग ऑफ द बोर्ड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंपनीज बुक्स। तो भाई कंपनीज का बुक्स को हम इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं ड्यूरिंग दी ऑफिस आवर्स। ये सब लीगल प्रोविजन है, बस इतना लाइन लिख के आना है तुमको। ठीक है, राइट टू बी इंडेमनीफाइड, ये भी जरूरी है कि अगर हम अपना ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं बट बट कंपनीज के कारण कुछ डिफिकल्टीज हुआ, तो भाई मैं तो जिम्मेदार होता हूं। ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस है कि अगर कंपनी के एक्ट पे कुछ होगा तो डायरेक्टर्स जिम्मेदार होंगे, लेकिन 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 डायरेक्टर्स को कॉम्पेंसेट कौन करेगा? फिर कंपनी करेगा। तो इसलिए राइट टू बी इंडेमनीफाइड, अगर डायरेक्टर कोई गलती करता है तब तो भुगतेगा, लेकिन कंपनी को गलती का डायरेक्टर भुगतेगा। इन सिनेरियोज में ये भी राइट होना चाहिए कि उसको इंडेमनीफाई हो जाए। जनरल आंसर्स। ठीक है, ड्यूटीज, अब राइट्स के साथ साथ है ना ड्यूटीज भी आपको अलाइन किए जाते हैं। तुम्हारा काम भी इंपॉर्टेंट है भाई, तुम डायरेक्टर है, तुम बिजनेस अफेयर्स को देखता है, तुम्हारा काम बहुत इंपॉर्टेंट, तुम कैसे करते हो वो भी चेक करना पड़ेगा तुमको। तो ड्यूटी टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद एओए, एओए मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो पावर है उसके हिसाब से तुमको काम करने पड़ेंगे। डायरेक्टर मस्ट फॉलो द कंपनीज आर्टिकल। गुड फेथ मतलब, गुड फेथ एक ऐसा वर्ड है जो बताता है कि आप हित में काम करेंगे। किसके हित में काम करेंगे? आप कंपनीज के हित में काम करेंगे, शेयर होल्डर्स के हित में काम करेंगे, एम्प्लॉइज, कम्युनिटी, इन्वायरमेंट के हित में काम करेंगे। सो डायरेक्टर मस्ट ऑनेस्टली डिलीजेंटली, डायरेक्टर मस्ट एक्ट ऑनेस्टली डिलीजेंटली, ये सब वर्ड आंसर में देखना। ठीक है, ड्यूटी टू अवॉइड कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर तुमको लगता है कि किसी कारण से तुमको प्रॉफिट होने वाला है तो भाई अपना प्रॉफिट फोकस मत करना, तुम कंपनी के इंटरेस्ट पे देना। कंपनी का जब इंटरेस्ट होता है इसका मतलब सबका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, सो अगर तुम ऐसा मत करना कि तुम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी में एंटर कर दिया जो तुमको इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है, तुमने रिलेटिव के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया कंपनी का। नहीं नहीं, वो सब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन फॉलो होता है, वो पाप है। कर सकते हो कभी कभी, उसके लिए कंप्लायंस अलग से करना पड़ता है, लेकिन ये अलाउड नहीं है, ये चीज़ों का
ध्यान रखना तुम आराम से। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ठीक है, तो ड्यूटी नॉट टू मेक अनड्यू गेन। यस, अनड्यू गेन मतलब तुम डायरेक्टर हो, मतलब तुम्हारे पास सारे कंपनीज के अफेयर्स कंट्रोल में है, बट तुम चाहते हो कि तुम उसको ना अपने अंडर करोगे, अपने लिए प्रॉफिट करोगे, अनड्यू गेन करोगे। वो सही नहीं है, बिकॉज कंपनी का पैसा शेयरहोल्डर्स का पैसा है, तो तुम उसका पैसा का इधर हेरा फेरी मत करो। तो कोई भी पर्सनल एडवांटेज तुम्हारा होता है ना, वो सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए पाप बन सकता है। सो एनी अनड्यू गेन विल मस्ट बी रिटर्न टू द कंपनी। तुमको कुछ गेन भी होता है, तुम क्या करोगे, कंपनी को रिटर्न करोगे। ये तुम्हारा यहाँ पे ड्यूटीज बनता है। तो 4 ड्यूटीज और 4 राइट्स। तो राइट क्या हो गया, राइट टू पार्टिसिपेट बोर्ड मीटिंग, मुझे नोटिस मिलने का राइट है। इंस्पेक्ट करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट टू बी इंडेमनिफाइड। अगर तुमने इतना बात भी लिख दिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ड्यूटीज, ड्यूटीज किसका होगा, ड्यूटीज किसका होगा एवरीवन, ड्यूटीज होगा डायरेक्टर्स का। एओए के हिसाब से काम करेंगे। अकॉर्डिंग टू एओए द डायरेक्टर मस्ट एक्ट, सिंपल इंग्लिश, डायरेक्टर एक्ट इन गुड फेथ। गुड फेथ किसके लिए, फॉर कंपनी, फॉर स्टेक होल्डर्स, फॉर शेयर होल्डर्स। जब मैं स्टेक होल्डर बोलता हूं तो स्टेक होल्डर मतलब सबको ही आ जाता है, ठीक है। ड्यूटी टू अवॉइड कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड करने का ड्यूटी। एंड ड्यूटी नॉट टू मेक अनड्यू गेन, अगर किसी तरीके से तुमको फायदा होता है कंपनी को लेके, तुम फायदा को वापस रिटर्न कर दोगे, तुम उसमें गेन नहीं कमाओगे, याद रखना। अब लायबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, लायबिलिटीज। तो ये क्वेश्चन शायद ही बने, बट क्योंकि ये है ना टॉपिक, हालांकि डायरेक्टली कंपनीज एक्ट में दिया हुआ नहीं है, इनडायरेक्टली हर सेक्शंस का एक बोल सकते हो क्रक्स है, एक सेक्शन का मिक्सिंग है। तो यहाँ पे लायबिलिटीज का क्वेश्चन बनेगा, तुम ये सब पॉइंट लिख सकते हो। सिविल लायबिलिटीज, जहाँ पे क्या होता है कि आपको मॉनेटरी टर्म्स में जुर्माना देना पड़ता है। क्रिमिनल लायबिलिटीज, जहाँ पे हो सकता है ना कि आपको जेल जाना भी पड़े। तो याद रखना, सिविल लायबिलिटी में जहाँ फिडुशियरी ड्यूटी, आपने क्या किया, फाइनेंशियल ड्यूटीज को ब्रीच किया है। तुम्हारा काम क्या है, फाइनेंशियली ड्यूटीज करना, मतलब कंपनी के फाइनेंसेस को मेंटेन करना, बट तुम मिसमैनेजमेंट किए हो, तुम नेग्लिजेंस किए हो, तो उसमें क्या होगा, सिविल लायबिलिटीज। क्रिमिनल लायबिलिटीज क्या होता है, तुम कुछ फॉल्स स्टेटमेंट के तहत लोगों से पैसा लिए हो, मतलब तुम बोलना चाहते हो कंपनी का फाइनेंस स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, और तुम उसका प्रोस्पेक्टस इशू करके क्या किया है, कंपनीज का आईपीओ करवाया है, जिससे बहुत से इन्वेस्टर पैसा लगाए हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर उसको नुकसान हुआ, तुम झूठ बोले हो, है ना, तो इसमें क्रिमिनल लायबिलिटी लग जाएगा, मतलब ठीक क्राइम माना जाएगा उसको, और जितना क्रिमिनल ऑफेंस में सजा मिलता है उतना तुमको यहाँ मिलने वाला, मतलब 7 साल का जेल भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। स्टैट्यूटरी लायबिलिटी, जो कंपल्सरी लायबिलिटी तुम्हारा है, क्या है, तुम याद रखना, तुमको ना साल के अंत में कंप्लायंसेस जो करने पड़ते हैं ना, नॉट साल के अंत, कंप्लायंसेस मतलब लॉ का पालन, कंप्लायंसेस का पूरा ध्यान देना है। आप कंप्लायंस का एग्जाम्पल लिख देना, सर एनुअल रिटर्न्स फाइल करने का, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का, टैक्स अच्छा से देने का, लेबर लॉज को रूल को फॉलो करने का। तो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी मतलब ये तुम्हारा, ये अधिकार नहीं, ये तुम्हारा लायबिलिटीज है, तुम्हारा ड्यूटीज से भी ऊपर लायबिलिटीज, मतलब इसके लिए तुम अकाउंटेबल होगे, क्या होगा, तुम अकाउंटेबल होगे, तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तो सिंपल, एक सिंपल तरीके से आपको समझाया गया। पर्सनल लायबिलिटी, है ना, अगर कोई फ्रॉड हुआ, तुमने फ्रॉड में पार्टिसिपेट किया, तुम्हारे थ्रू फ्रॉड हुआ, तुमने फ्रॉड को अप्रूव किया, तुम पर्सनली लायबल भी हो सकते हो। इसका एक सेक्शन है 447, इसको हम लोग बोलते हैं AK-47, लेकिन कंपनी लॉ में एक सेक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं 447। AK-47 बंदूक होता है ना भाई, तो 447 में ना फ्रॉड का केस भी आपके ऊपर सकता है, और इसमें 10 साल तक की जेल भी पाई जाती है, और लायबिलिटी तगड़ा है। तो इस सिनेरियोज में तुम यहाँ फंस जाते हो। क्लियर है गाइस, एकदम सिंपल, एकदम वेरी वेरी इजी, ठीक है। तो ऐसे तुमको प्रिपरेशंस करने ना, फटाफट देख लो। तो ये मुझे लगता है ये पेपर में इजी आने वाला है, राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज, ठीक है। आगे बात करता हूं मैं, प्रोमोटर्स कौन होते हैं। सबसे पहले प्रोमोटर्स कौन होते हैं ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। प्रोमोटर्स, जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो बिल्डिंग प्रोमोटर्स बनाता है, तो ठीक उस तरह कंपनीज को भी प्रोमोटर बनाता है। तो बट फर्क क्या होता है ना, कि कंपनी का जो प्रोमोटर्स होता है ना भाई, वो उसको एक बोलते हैं, इनिशियली कंपनी में इन्वेस्टमेंट कौन किया, पहली पहली बार कंपनी को पैसा कौन दिया, इन्वेस्टमेंट को, उसको प्रोमोटर्स बोल लो, ठीक है। अब प्रोमोटर्स का डिफिनेशन बहुत बड़ा है, 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उसमें, उस पर हम आएंगे। पहले प्रोमोटर्स राइट क्या होता है, देखो, प्रोमोटर का मतलब वही कंपनी को खड़ा किया है। तो जो कंपनी को खड़ा किया, कंपनी को बनाया है, मतलब बनाया इन द सेंस कैसे, उसके लिए जमीन खरीदा, उसके लिए प्रॉपर्टी लिया, फिर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया, कंपनी को
एग्जिस्टेंस लाया, है ना, कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ, तो ये सारे काम प्रोमोटर्स करते हैं। अब प्रोमोटर्स का राइट क्यों समझना है, प्रोमोटर्स का लायबिलिटी क्यों समझना है? देखो, ये माना जाता है कि कंपनीज को चलाने वाला प्रोमोटर्स होता है, तो कंपनीज एक्ट ने ना, या सुप्रीम कोर्ट, सबको ही, जो भी कोर्ट होता है प्रोमोटर्स को पकड़ते हैं। भाई प्रोमोटर कौन है इस कंपनी का, है ना, तो उसको अपन पकड़े। समान रिलायंस इंडस्ट्री में कुछ गड़बड़ी होगा तो प्रोमोटर कौन होगा, मुकेश अंबानी को पकड़ा जाएगा। तो प्रोमोटर्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रोमोटर्स का राइट्स, प्रोमोटर्स का ड्यूटीज, लायबिलिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अनकॉमन टॉपिक है, याद रखना, राइट टू रिम्बर्समेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसका राइट क्या है? देखो, प्रोमोटर्स कंपनी बनाया, तो कंपनी बनाया तो बनाने का जो खर्चा होता है ना, उसको बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। वापस समझना, प्री इनकॉर्पोरेशन नो एक्सपेंसेस। तो इसका जो खर्चा होता है ना, प्रोमोटर्स बना के दे दिया। तो कंपनी जब एग्जिस्टेंस पे आई, देखो कंपनी फॉर्म होने से पहले, मान लो फॉर एग्जांपल आज 1/1/2026, अब आज के दिन से कंपनी फॉर्म हुआ, ठीक है। अब लेकिन कंपनी फॉर्म होने से पहले ही करीबन 15-20 दिन से वो, या उससे ज्यादा भी, ये बहुत खर्चा कर रहा होगा प्रोमोटर। ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहा होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए सीएसएस को अप्लाई कर रहा होगा, उसको फीस दे रहा होगा, जगह परचेज कर रहा होगा, बिल्डिंग, लैंड एसेट्रा एसेट्रा, या भाड़े पे कुछ भी कर रहा होगा। सारा का सारा खर्चा ये पहले अपने कंधों पे उठाता है, और खर्चा फिर लास्ट में जब कंपनी जीवित हो जाती है, मतलब कंपनी इस लीगल प्रोसेस के हिसाब से एग्जिस्ट हो जाती है, तब सारा खर्चा इसके ऊपर बियॉन्ड हम लोग चार्ज करते हैं। अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट देखिएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का, इसको हम लोग लंबे समय तक एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, डाइल्यूट करते हैं। तो ये सारी खर्चे को ना प्रमोटर्स को हमें देना है, बिकॉज आज से अब ये कंपनी का ही एसेस हो गया। तो प्रोमोटर का फ्री में दिया, प्रोमोटर को रिटर्न करोगे, तो इसलिए उसको बोलते हैं जितने भी खर्चे उसको रिम्बर्समेंट कर दो, मतलब रिटर्न कर दो, दैट इसको रिम्बर्समेंट कर दो। राइट टू रेम्यूनरेशन, राइट टू रेम्यूनरेशन, प्रोमोटर को रिम्बर्समेंट मिल सकता है। राइट टू कॉम्पेंसेशन, है ना, कोई वैलिड एग्रीमेंट के तहत उसको कॉम्पेंसेट करोगे, वो खटा ऐसे ही ना भाई, तो क्या करते हैं हम लोग, उसको कुछ शेयर देते हैं, लीजिए भैया, कंपनी उसको शेयर दे दिया प्रोमोटर्स का, तो तुम इश्यू ऑफ शेयर्स में एंट्री करते हो कि प्रोमोटर्स को शेयर दिए, है ना, पूरा का बीकॉम पूरा लिंक्ड किया हुआ है अकाउंट्स लॉस के साथ, ठीक है। राइट टू इंडेमनिटी, वही सेम पॉइंट, क्षतिपूर्ति को इंडेमनिटी बोलते हैं। ड्यूटीज, मेक श्योर कि आप सीक्रेट प्रॉफिट को रखेंगे नहीं, कोई अवॉइड ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दूर रहिएगा, है ना, अपना इंटरेस्ट हो रहा है, अपना कुछ प्रॉफिट हो रहा है, उसको मत कमाइए, ठीक है। सेम डायरेक्टर वाला पॉइंट है। ड्यूटी टू फुल डिस्क्लोजर्स, है ना, कंपनीज एक्ट यही सिखाता है, पूरा ट्रांसपेरेंट रखो, कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ट्रांसपेरेंट रखो। तो ट्रांसपेरेंट तुमको देना पड़ेगा, सब कुछ बताना पड़ता है गवर्नमेंट को, दैट इसको ट्रांसपेरेंसी हाई होता है कंपनीज में, ठीक है। एक्ट इन गुड फेथ, गुड फेथ सेम पॉइंट डायरेक्टर वाला आने वाला है। नाउ लीगल पोजीशंस ऑफ प्रोमोटर, ये भी क्वेश्चन हमको लगता है प्रोमोटर से कुछ ना कुछ बनेगा। तो लीगल पोजीशन प्रोमोटर क्या हो, प्रोमोटर इज नॉट एजेंट। जैसे डायरेक्टर्स को तुम एजेंट बोल सकते हो, बट प्रोमोटर्स आर नॉट एजेंट, प्रोमोटर्स क्योंकि ओनर्स में काउंट होता है, उसको एजेंट नहीं बोलेंगे। प्रोमोटर्स नॉट ट्रस्टीज, प्रोमोटर तो भैया अलग पर्सन हो गया, प्रोमोटर्स बस इसलिए पता करता है कि हम क्या करें, दबोच सके, लेकिन ट्रस्टी नहीं है वो। प्रोमोटर आर फ्यूडरेसरी, हाँ फाइनेंशियल रिलेशन है प्रोमोटर के साथ, ठीक है। प्रोमोटर्स आर पर्सनल लायबल, याद रखना, कब, जब प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फॉल्स स्टेटमेंट हुआ, फ्रॉड हुआ, तो उसको पर्सनली हम पकड़ेंगे। पर्सनल लायबिलिटी का बेटा मतलब क्या होता है पता है? पर्सनल लायबिलिटी का मतलब होता है कि तेरा घर भी लिनाब कर सकते हैं, तेरे से पैसा ले सकते हैं, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक, रेजोल्यूशंस। रेजोल्यूशन क्यों पास करते हैं? रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है सर? टेकिंग डिसीजन, टेकिंग डिसीजन, डिसीजन लेने को हम लोग रेजोल्यूशंस बोलते हैं। तो भैया अगर मैं बात करूं, ये दो रेजोल्यूशंस कहाँ पे होता है बोलो तो? जनरल मीटिंग में, जीएम लिखता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। क्या बोला मैंने? जनरल मीटिंग, मतलब जनरल मीटिंग किसका होता है एवरीवन, बोलो क्या रे? जनरल मीटिंग किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का, ठीक है। तो दो तरह का रेजोल्यूशन होता है ना भाई, दो तरह का रेजोल्यूशन होता है ना। पहला क्या होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मतलब सिंपल मेजॉरिटी, 10 अगर मेंबर हैं, 6 ने बोल दिया पास, इसलिए बोलता है फेवर में कितना होना चाहिए, मोर देन 50%,
10 में 6 मोर देन 50% लिख कर आओगे। लेकिन एसआर में क्या होता है, 10 है ना, तो कम से कम 7.5 लोग, तो 7.5 लोग तो हो पाए नहीं जाते, आधा हाथ पांव तो काटेंगे नहीं, तो कम से कम 8 लोग पास कर दिया। मतलब अगर ऐसा समझाऊं तो याद रखना, 100 में से 75 लोग अगर पास कर दिए तो हो जाएगा। 100 में से 75 लोग अगर पास कर दिए तो हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ बोर्ड मीटिंग में कैसे डिसीजन लिया जाता है। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके, जहां पर फिर से सिंपल आता है क्या, सिंपल मेजोरिटी। क्या आता है, सिंपल मेजोरिटी। मतलब ठीक ओआर के तरह, मोर देन 50%। तो ये आपको लिख के आना है, मोर देन 50%, मोर देन 50%। सिंपल है। एक और रेजोल्यूशन पास हुआ, इसको बोलते हैं यूनानिमस बोर्ड। ये भी बोर्ड मीटिंग में होता है, जहां पर ऑल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्या बोला मैंने, फिर से लिखता हूं, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ऑल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। समझा, मतलब नहीं समझा सर? सर मान लीजिए मेरे कंपनी में 10 मेंबर हैं, बट 9 ही मीटिंग में आया है, तो 9 के 9 अगर वोट दिए उसको बोलते हैं यूनानिमस, मतलब सबका हाँ। यूनानिमस का मतलब होता है ऑल, ऑल मतलब 100%। अब 100% तुम बोलेगा सर मेरा तो 10 मेंबर बोर्ड के डायरेक्टर्स है, 9 ही आया है, 100% क्या हुआ? नहीं, उस पे मार्क्स नहीं है। मार्क्स क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग पे इंपॉर्टेंट है। मेरी बातों को ध्यान समझना गाइज। प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब 10 में से 9 ही आए, अरे 7 ही क्यों ना आए, लेकिन 7 का 7 वोट देना चाहिए पूरा का पूरा उस मैटर पे, तब उसको बोलते हैं यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन। पूरे कंट्री में सिर्फ 2 या 3 मैटर है जहां पे ये पास होता है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, यहां पर इसलिए एग्जाम्पल भी दिया गया है अच्छे से, बट नॉट प्रेजेंट तो वैसा। ठीक है गाइज, अब क्लियर है यहां तक? तो अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा क्या टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन, तो ये लिख कर आओगे। वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट वोटिंग। वोटिंग किसको बोलते हैं भैया, वोटिंग, मेरी बात को ध्यान समझना, डिसीजंस को लेना, वोट करना, है ना। वोट कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ वोटिंग, शो ऑफ हैंड, वन मैन वन वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर शेयर हेल्ड बाय देम। मतलब अगर मैंने 10 शेयर लेकर रखा है, डजंट मैटर, हम हाथ उठाएंगे, शो ऑफ हैंड, एक मैन एक वोट, दैट इज कॉल्ड ईच मेंबर हैव वन वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, है ना। वन मैन इक्वल्स टू वन वोट, ये लिख कर आओगे। ये सुनो, इक्वल्स टू मत लिखना, इक्वल्स टू ऐसे मत लिखना, इंग्लिश में लिख देना इक्वल्स टू। ठीक है, नेक्स्ट वोटिंग बाय पोल। पोल का मतलब क्या होता है सर, 10% शेयर लेकर रखे हम, तो अगर हम हाँ बोले 10% वोट हाँ में जाएगा, हम ना बोले 10% वोट ना में जाएगा, दैट इज कॉल्ड वोटिंग बाय पोल। दैट इज कॉल्ड व्हाट, वोटिंग बाय पोल। यस और नो गाइस, ध्यान समझना मेरी बातों को, वोटिंग बाय पोल। क्लियर है? चलिए, वोटिंग बाय प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या होता है सर, हम नहीं गए, मेरे बिहाफ में कोई वोट दे दिया। स्कूल कॉलेज में या हमारे क्लास में प्रॉक्सी अलाउड नहीं है, लेकिन मीटिंग में प्रॉक्सी अलाउड है। याद रखना, कौन सी मीटिंग में, शेयर होल्डर्स मीटिंग में प्रॉक्सी सिर्फ अलाउड है, शेयर होल्डर्स मीटिंग में, है ना। बोर्ड मीटिंग में प्रॉक्सी अलाउड नहीं है बाबा, शेयर होल्डर्स मीटिंग प्रॉक्सी अलाउड है। तो याद रखना, मे अपॉइंट अनदर पर्सन एज हिज प्रॉक्सी टू वोट ऑन हिज बिहाफ, टू वोट ऑन हिज बिहाफ। पोस्टल बैलेट। अब पोस्टल बैलेट क्या होता है सर, घर में लिफाफा आता है कि आने का दरकार नहीं है, वोट करिए और पोस्ट कर दीजिए, वोट करिए और पोस्ट कर दीजिए विद इन 30 डेज, है ना। तो एक लिफाफा आया, उसके अंदर और एक सेल्फ इन्वेलप रहा, 2 लिफाफा। एक लिफाफा तेरे पास आया, उसके अंदर सेल्फ इन्वेलप लगा, उसको निकालिए, वोट करिए, रैप करिए, लगाइए गम और भेज दीजिए, है ना, कंपनीज को। दैट इज कॉल्ड पोस्टल बैलेट। तो उसको बोलते हैं पोस्टल बैलेट। थ्रू हम एसेंट लेते हैं, थ्रू पोस्टल बैलेट से, या अभी इलेक्ट्रॉनिक मींस हो गया, घर बैठे वोट कर दो, आईडी पासवर्ड देंगे, घर बैठे वोट कर दो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आ गया कॉन्सेप्ट। ये कौन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ये कौन प्रोवाइड करता है, एनएसडीएल और सीडीएसएल, दो सेंट्रलाइज बॉडी है जो कि एनएसडीएल सीडीएसएल सर्विस प्रोवाइड करता है। आप इसके थ्रू ही करते, कोई ऐप नहीं मिलेगा आपको, इसके पोर्टल्स मिलेंगे, उसको तो जाइए आप वोट करके आइए। समझ में आएगा इस, बोले ना, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी, बोलिए ना, क्लियर है? फटाफट बोलिए।
ये सुनो, जल्दी बोलने का। थोड़ा फास्ट था, बट हम ये डाल देंगे, तुम लोग फटाफट उसको फिर से सुन लेना अगर सुनने का मन हुआ तो। चलेगा क्या? जल्दी से, फास्ट। नेक्स्ट, मीटिंग। मीटिंग। अब मीटिंग कितने तरीके के होते हैं? मीटिंग, दिशा समझ में आ रहा है? मीटिंग कितने तरीके होते हैं? एक होता है बोर्ड मीटिंग, होता है शेयर होल्डर मीटिंग। बोर्ड मीटिंग और शेयर होल्डर मीटिंग। बोर्ड मीटिंग क्या होता है सर? जहाँ पे कौन बैठते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं। किस लिए, क्या डिसीजन लेते हैं? डे टू डे अफेयर्स के डिसीजन है ना, बिजनेस अफेयर्स के। किसका? बिजनेस अफेयर्स है भैया, और मैंने कुछ नहीं बोला, बिजनेस अफेयर्स बोला है। तुम लोग गलत मत समझना। अफेयर्स का मतलब होता है बिजनेस के काम धाम। शेयर होल्डर्स मीटिंग का मतलब क्या होता है भैया? 3 तरह की मीटिंग हो सकते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग, 14 फरवरी मिलना जरूरी है ना, ठीक उसी तरह साल में एक बार शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलना जरूरी है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलना जरूरी है, वंस इन अ कैलेंडर ईयर। वंस इन अ कैलेंडर लिख के आओगे क्या? इतना वर्ड्स काफी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बस नाम ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ होता नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बट हाँ, एक बात, एक सारी साल की बातें नहीं हो सकती एक मीटिंग में। जब कभी भी लगता है तो डायरेक्टर्स खुद भी बुला सकते हैं, शोल्डर खुद भी बुला सकते हैं, शोल्डर्स मीटिंग। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इक्विटी का अर्जेंट बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। वी कैन नॉट वेट अंटिल द नेक्स्ट एजीएम, हम वेट नहीं कर सकते, उसको बुला सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। चलिए, क्लास मीटिंग। अब यहाँ पे ना डिफरेंट क्लास के हो सकते हैं। इक्विटी शेयर्स का तो हो गया, एजीएम और ईओजीएम। यहाँ पे प्रेफरेंस होल्डर का मीटिंग, यहाँ पे डिवेंचर्स होल्डर का मीटिंग, ये सारी यहाँ पे हो सकती है गाइस, याद रखना। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है सर? सुनो, प्रोस्पेक्टस से डिटेलिंग होता है, एक डिटेलिंग। जैसे तुम कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, तुमको एक प्रोस्पेक्टस मिला होगा, जहाँ तुमको कैंपस दिखा रहा होगा, इतने टीचर पढ़ाते हैं, ये कोर्सेज चलता है हमारा, ये डिग्रियां पढ़ाई जाती है कॉलेज में, इसने इतना अवार्ड जीता, इसने वैसा जीता, सारा डिटेल्स रहते हैं। ठीक उसी तरह कंपनी भी शेयर इशू करने के लिए, डिवेंचर इशू करने के लिए एक बुकलेट इशू करती है, इसका नाम है प्रोस्पेक्टस। क्या? प्रोस्पेक्टस दैट कंटेन द डिटेल्स ऑफ द कंपनी, डिटेल्स ऑफ द कंपनीज हिस्ट्री, कंपनीज का फाइनेंशियल पोजीशंस, कंपनीज का लीगल पोजीशंस, कंपनीज का प्रोस्पेक्टिव, कंपनीज का ऑब्जेक्टिव, सारा चीज इसमें रहता है। तो इसी में गाइस प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट which is issued as prospectus is called prospectus. Prospectus means any document which is issued as prospectus known as prospectus, includes red herring, self prospectus, average prospectus and deemed prospectus. Letter of offer ही prospectus होता है। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान समझना। prospectus का डेफिनेशन निकालना हो, एग्जाम में लिखना हो, तो बस एक ही लाइन लिखोगे। ये मैं नहीं बोल रहा, लॉ का ही लाइन है। मतलब प्रोस्पेक्टस मींस ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको तुम प्रोस्पेक्टस बोलकर इशू करो, उसी को प्रोस्पेक्टस बोल देंगे। आई बाप का बोला, का बोल रहा, हाँ ऐसा ही बोल रहा भाई। ठीक है, फिर से बोलना। प्रोस्पेक्टस मींस वही डॉक्यूमेंट जो इशूड एज प्रोस्पेक्टस। मेरी बात ध्यान से सुना गाइस, फिर से सुनना। प्रोस्पेक्टस मींस या इंक्लूड्स, प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स any document which is issued as prospectus, which is issued as prospectus, that is called prospectus। मेरी बात को ध्यान समझना, आराम से समझना। यस और नो गाइस, यस और नो, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी इजी। यस और नो गाइस, चलेगा? समझना मेरी बातों को, ध्यान समझना गाइस। ठीक है, तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, आरएचपी, आरएचपी। अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, याद रखना। रेड का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, गुलाब जामुन, अट्रैक्टिव। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या लिखोगे? इट डज नॉट कंटेंट प्राइस ऑफ द शेयर्स। शेयर प्राइस पर शेयर्स नहीं रहता, और कितना शेयर इशू करना है ये भी नहीं रहता। इसमें बस रहता है क्या? डिटेल्स। किसका? बिडिंग का। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इतना ही लाइन लिखो इंटरनल एग्जाम्स के लिए, बाकी डिटेल क्लासेस करवाते हैं। सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है भाई? सेल्फ प्रोस्पेक्टस एक बार बनाया, साल में सेल्फ में रख दिया, अब जब जब शेयर इशू करेंगे उसको निकालेंगे और भेजते जाएंगे पब्लिक को। ऐसा क्यों सर? भाई प्रोस्पेक्टस पब्लिश करने में, प्रोस्पेक्टस अप्रूवल लेने में समय लगता है, तो मेरा काम हमेशा, मेरा आईपीओ आता है, हमेशा हम शेयर इशू करते हैं, तो एक ही बार बना लिए। 1 साल का वैलिडिटी होता है, 1 साल का वैलिडिटी होता है, 1 साल का वैलिडिटी होता है। लिख क्या होगा ना, इससे क्या होगा? टाइम कॉस्ट सब सेव होता है।
एब्रिज प्रोस्पेक्टस क्या होता है सर? एब्रिज्ड शेयर एप्लीकेशन में ही ना, शेयर एप्लीकेशन में ना परफोरेटेड लाइन में, परफोरेटेड, मेरी बात है ना, परफोरेटेड लाइन में ऐसे प्रोस्पेक्टस लिख देते हैं और दे देते हैं, ताकि शेयर एप्लीकेशन जब शेयर होल्डर अप्लाई करेगा ना तभी उसके बारे में पढ़ ले। लेकिन सर प्रोस्पेक्टस तो बहुत मोटा बुक होता है, कैसे होगा? नहीं नहीं, इसमें सिर्फ रहेगा की इंफॉर्मेशन। क्या रहेगा? की इंफॉर्मेशन। क्या रहेगा? की इंफॉर्मेशन। जो सेबी बोलेगा, प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी, प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी, प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी, दैट इज कॉल्ड abridged prospectus, so that the shareholders can understand the key important prospectus ना, की इंफॉर्मेशन उसको मिल जाए, that is called sell। डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है? डीम्ड, जिसको मान लेना डीम्ड प्रोस्पेक्टस, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सर्कुलर जो उसको इशू बोलते हैं प्रोस्पेक्टस के हिसाब से, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ठीक है, तो इतना हो गया। और इसके अलावा ना एक और होता है, नंबर ई कर लो, लेटर ऑफ ऑफर। सर क्या बोला आपने? लोफर? नहीं नहीं, लेटर ऑफ ऑफर। सर लोफर? नहीं नहीं, लेटर ऑफ ऑफर भैया। कब? जब हम लोग शेयर सेल करते हैं। शेयर्स जब सेल करते हैं, कौन करता है? बाई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, बाई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थ्रू कंपनी, थ्रू कंपनी, थ्रू कंपनी, उसको क्या बोलते हैं? फिर से बोलना, शेयर सेल बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थ्रू कंपनी। ये सुनो गाइस, थ्रू कंपनी। व्हाट कंपनी? फिर से बोल रहा हूं, ध्यान समझना मेरी बातों को। शेयर सेल्ड बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थ्रू कंपनी। कंपनी को ही बोल रहा है भाई मैं पुराना शेयर होल्डर, मेरा शेयर किसी को दे दो। सर ऐसा कोई किया? हाँ किया, भोजन करता है। अभी तो लास्ट एक साल से तो यही हो रहा है, आईपीओ कम आ रहा है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स खाली बेच बेच के निकल रहा है, लेंस कार्ड बेच के निकल रहा है, सब कोई बेच बेच के निकल रहा है। ठीक है, प्रोमोटर्स के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो जैसे एलआईसी का एग्जांपल है, तो एलआईसीआई इंडिया ने भी 5% पब्लिक को बेच के चला गया, गवर्नमेंट ही बेच के चला गया 5%, समझा? ठीक है, दैट इज कॉल्ड, मेरी बातों को ध्यान समझना गाइस, आराम समझना। सो दैट इज कॉल शॉर्ट में एक कंप्लीट डिस्कशन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आप लोग फटाफट इसको सुन लीजिए और अपने कॉन्फिडेंस कर लीजिए ऊपर। ठीक है, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। इसको शेयर कर दीजिए। बस मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ, 1 मिनट में बात करते हैं।